नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज एक थोड़े अंतराल के बाद मैं पुनः उपस्थित हूँ एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो लोकतंत्र से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने के जो ऐतिहासिक निर्णय हैं उससे संबंधित। हम एक लोकतंत्र में रह रहे हैं और हमारे लोकतंत्र की जीवंतता के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सबसे आवश्यक चीज़ है। और यह है मित्रों मेरे हाथ में भारत का संविधान। इस संविधान ने इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो भी कह लें, उसे यह जिम्मेदारी दी हुई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है मित्रों, और यह लंबे समय से सवाल उठ रहा था कि आखिर निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो, किस प्रकार से वो नियुक्त हों जिससे कि वो अपने सही काम कर सकें। क्योंकि हम लोगों ने हाल फिलहाल में कई इस प्रकार के दृष्टांत देखे जहाँ पे कि निर्वाचन आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर के सामने में जब सत्ता तंत्र से जुड़े हुए बड़े लोगों के लिए जब शिकायतें की जाती रही तो उसके ऊपर उनका रवैया अलग किस्म का होता था, विपक्ष के लिए उनका रवैया अलग किस्म का होता था, या फिर सत्ता पक्ष में प्रधानमंत्री जी के लिए रवैया अलग होता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें ऐसा निर्वाचन आयुक्त चाहिए जो इस देश में जो संविधान है, संविधान एक तरह से लोकतंत्र को जीवित करता है और लोकतंत्र को जीवित करने की जिम्मेदारी इस संविधान ने निर्वाचन आयुक्त को दी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे निर्वाचन आयुक्त ऐसे होने चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछे, प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शे। रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ पे, एक सामान्य व्यक्ति से लेके किसान से लेके प्रधानमंत्री तक सभी कानून के दायरे में बराबर है। लेकिन ऐसी चीजें नहीं हो पा रही थी और इसके पीछे जो मुख्य केंद्र में था कि सरकार स्वयं अपने इच्छा के अनुरूप जो उनको लगते थे वैसे अधिकारियों को निर्वाचन आयुक्त बना देते थे। अब फिर वो एक तरह से भक्ति गान में लगे हुए होते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में तमाम चीजों के ऊपर जो है कि रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस C.T. रवि कुमार, ये 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 24 नवंबर को इलेक्शन कमीशन से संबंधित मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसले को सुरक्षित रखा था और उससे संबंधित निर्णय को 2 मार्च को जो है कि देश के सामने में रख दिया था। सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ मित्रों? सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति केवल सरकार नहीं करेगी। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक कॉलेजियम के माध्यम से होगी और वो कॉलेजियम मित्रों बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे CBI डायरेक्टर की कॉलेजियम होती है। अगर इसको हम लोग अच्छे से समझें तो उस कॉलेजियम में यानी कि जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, उसमें 3 लोग होंगे, माननीय प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष, ये 3 लोग होंगे। और तीनों लोगों के निर्णय से CBI निदेशक की अभी नियुक्ति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इलेक्शन कमिश्नर के जो तीनों सदस्य हैं वो इसी रूप में निर्वाचित होंगे। सवाल उठता है कि आखिर ये तमाम मामला क्यों आया। अगर इसके पीछे मैं संक्षेप में जाऊं, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिए, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, जब चुनाव की तिथियों की घोषणा हो जाती है मित्रों, तो उसके बाद एक तरह से आचार संहिता लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करता है। और आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है मित्रों? कि सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिले लोकतंत्र में। और यहाँ पे कई तरह के, चूंकि लोकतंत्र हमारा सबसे पवित्र त्यौहार है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है वो, उसमें निष्पक्षता, तटस्थता बनी रहनी चाहिए। आपको एक घटनाक्रम में याद दिलाऊं, 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा के शहीदों के पोस्टर के सामने में एक तरह से उनके नाम पे वोट भी मांग लिए थे और पोस्टर, उनके पीछे पोस्टर लगे हुए थे। 2014 में इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की थी कि आप शहीदों के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, लेकिन ये पूरी चीजें घटनाक्रम घटी 2019 में। विपक्ष में तमाम शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का एक्शन या उसको मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मानने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया और ऐसी घटनाओं की लंबी फेहरिस्त है। तो इस प्रकार की चीजें नहीं हो, क्योंकि देखिए हमारा लोकतंत्र, जो अलग अलग न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि जब हम एक ईमानदार व्यक्ति को चुनेंगे, एक ईमानदार व्यक्ति ही सत्ता तंत्र के सामने में, विपक्ष के सामने में मजबूती से खड़ा हो सकेगा। वो ना तो किसी से डरेगा, ना वो झुकेगा।
तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति आप कैसे करेंगे? ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको एक न्यूट्रल टाइप की जो है कि सिचुएशंस बनानी पड़ेगी, जहां से कि कोई व्यक्ति अपने मनमाने, अपने किसी चापलूस जैसे अधिकारियों को जो है कि वो ना बना दे निर्वाचन आयुक्त। तो वो स्थिति को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, ईमानदार व्यक्ति जब तक वहां पे नहीं पहुंचेगा, और वो पहुंचेगा कैसे? जब तक उसको चयन नहीं किया जाएगा, चयन पक्षपातपूर्ण हो, चयन निष्पक्ष हो, चयन तटस्थ हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कहा मित्रों, देखिए यह है संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बड़ी प्रचंड शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज कहा कि जब एक व्यक्ति चयनित होकर आता है, जब एक व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त बनता है, और अगर उसे लगता है कि उसके ऊपर किसी ने इस तरह का कोई उपकार किया है और वो उपकार का कहीं कहीं प्रतिकार करता है, एक तरह से उपकार के रूप में कुछ उसको फिर से वापस लौटाना चाहता है, तो फिर हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। यानी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि एक अधिकारी को सरकार ने चयन कर दिया और वो अधिकारी जब उस पद पे बैठे, उस एक तरह से इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर का जो महत्व है वो सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है हमारे देश की, उस सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं में से एक है। अगर वो वहां पे बैठ के उसी व्यक्ति का ऋणी बना हुआ होगा जिसने उसे नियुक्त किया था, तो फिर तो हमारी लोकतंत्र की गतिविधियां फेल हो जाएंगी। हमारे यहाँ पे चुनाव ही है जहां पे जनता जो है एक तरह से मूक क्रांति करती है, मूक रूप से बदलाव कर देती है, मूक रूप से समर्थन प्रदान कर देती है। अगर उसको अच्छा चीज लगता है तो वो अच्छा को अच्छा कहती है, खराब को खराब कहती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान की मूलभूत भावनाएं वो इस पे बनी हुई हैं। देखिए एक चीज मैं और कह रहा हूं, 1973 का केशवानंद भारती केस आप लोगों को याद होगा, जिसमें संविधान का आधारभूत संरचना का सिद्धांत है। मित्रों, उस संविधान के आधारभूत संरचना में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होती है तो यह एक तरह से हमारे संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन है। तो एक तो उसके लिए आवश्यक है। दूसरा चीज अगर हम लोग कहें, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसका आर्टिकल 324, उसमें सीधे सीधे उसके उपखंड 2 में यानी कि 324(2) में यह प्रावधान किया गया है कि जो निर्वाचन आयुक्त हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी नियुक्ति के लिए संसद कानून बनाए, लेकिन आज तक कानून नहीं बना हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा है कि जब तक संसद कानून नहीं बना लेती है तब तक यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर मैं मित्रों बताऊं कि आज से 74 साल पहले जब हमारे संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था 1949 में, उस समय हमारे इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कैसी हो ये चिंता बहुत ज्यादा थी हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को। दिन था 16 जून 1949 की तिथि थी वो, और उन्होंने संविधान सभा में कहा कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता का विषय है कि जिनके ऊपर पूरे के पूरे लोकतंत्र के चुनाव की जिम्मेदारी है वो कैसे निष्पक्ष और तटस्थ रहेंगे, इसके लिए क्या व्यवस्था हो। तो उन्होंने चूंकि उन्होंने ड्राफ्ट बनाया उस समय, और आर्टिकल 324(2) उन्हीं के कहने पे फिर बनाया गया उस चिंता को दूर करने के लिए कि संविधान में सीधे सीधे प्रावधान कहा गया और एक तरह से दिशा निर्देश दिया गया हमारे संसद को कि वो इससे संबंधित एक विस्तृत कानून बनाए। संसद ने आज तक कानून बनाया नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया। अब आप लोगों के बहुतों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर संसद एक तरह से फिर से कुछ ऐसा कानून ले आए कि भाई मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर ही नियुक्ति होगी, या फिर एक ऐसा कॉलेजियम जो है कि सरकार लेके आती है जिसमें सरकार के सदस्यों का जो है कि बहुमत होगा, तो फिर वैसे स्थिति में क्या होगा। देखिए, अगर कोई कानून जो कि इसी प्रकार के निष्पक्षता के भावना से युक्त कानून नहीं होगी तो फिर वो कानून अंततः सुप्रीम कोर्ट में पुनः असंवैधानिक घोषित हो जाएगा मित्रों। तो एक तरह से हमारे निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्र हों, और वो इस कदर स्वतंत्र हों कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, चूंकि वो देखिए लोकतंत्र में सबसे सर्वोच्च पदधारी पे हैं वो लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में, अगर उनसे भी कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है उस दरमियान में तो उनसे भी सवाल पूछ सके, उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सके। ये मेरे बयान नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुल कर स्पष्ट रूप से कहा है। और ऐसा नहीं है, देखिए जो जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी
तो बीजेपी भी मांग करती थी कि इस प्रकार से कहीं न कहीं इलेक्शन कमिश्नर जो नियुक्त होने चाहिए उनकी नियुक्ति के लिए एक न्यूट्रल जो है कि कहीं न कहीं कॉलेजियम सिस्टम होना चाहिए। 2 जून 2012 उस समय लालकृष्ण आडवाणी नेता प्रतिपक्ष होते थे, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र भी लिखा था उस समय और मांग की थी उनसे कि एक कॉलेजियम का सिस्टम बनाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें इतिहास में होती रहीं, लेकिन अंततः तमाम सरकारें आई गई बदल गई, लेकिन कहीं कहीं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो निष्पक्ष व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई। और हाल के समय में खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना, चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा उस समय सुनवाई से जब सुप्रीम कोर्ट इसके सुनवाई का निर्णय किया तो केंद्र सरकार ने बहुत ही आनंद फानन में अरुण गोयल उनकी नियुक्ति कर डाली निर्वाचन आयुक्त के रूप में। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी कि अचानक से उनका इस्तीफा हो जाता है, फिर अचानक से जो है कि उनकी नियुक्ति हो जाती है, रात रात भर में जो है कि फाइलें दौड़ रही होती हैं, क्या इतनी तेज गति से काम होता है? तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक चिंता जाहिर कर दी कि जो इस समय नियुक्ति की प्रक्रिया है और अरुण गोयल जी की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम अरुण गोयल जी के कार्य पद्धति या फिर हम उनके क्वालिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अरुण गोयल जी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। अरुण गोयल जी के नियुक्ति के प्रक्रिया पे केंद्र सरकार ने जो रुख अपनाया वह प्रश्नवाचक दायरे में है, वह प्रश्नों के दायरे में है। तो इस घटनाक्रम से सुप्रीम कोर्ट को और भी लगा कि नियुक्ति की प्रक्रिया कहीं से भी पारदर्शी नहीं है। दूसरी चीज की देखिए, 6 वर्ष तक का कार्यकाल होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ये भी ध्यान दिया है कि जो अधिकांश जो निर्वाचन आयुक्त बनाए जा रहे हैं वो कम टेन्योर वाले लोग बनाए जा रहे हैं। हालांकि जब याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने जब ये मामला उठाया तो उस समय केंद्र सरकार के तरफ से जो प्रतिनिधि थे उन्होंने जवाब दिया कि विकल्प उपलब्ध नहीं है, कम ही विकल्प उपलब्ध होते हैं इस रूप में जो है कि हम लोग कम टेन्योर वाले, चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ये मानना चाह रही थी कि कोई व्यक्ति अगर जिसका टेन्योर लंबा हो, अगर वो वहाँ पे काम करे तो वो एक अच्छे से लॉन्ग टर्म काम करके अच्छा काम कर सकते हैं। कम टेन्योर वाले व्यक्ति को नियुक्त करने से ज़्यादा अच्छा है कि लॉन्ग टर्म जिनके पास अवधि बची हो, उम्र बची हो, उनको नियुक्त किया जाए। तो ये सवाल जब उठ रहा था सुनवाई के दरमियान में मित्रों, तो केंद्र सरकार ने तो ये कहा कि वैसे लोगों की संख्या बड़ी कम है, जबकि एक लिस्ट जो है कि कोर्ट में प्रदान की प्रशांत भूषण जी ने, और उन्होंने कहा कि कम से कम उसी बैच के, जिस बैच के अरुण गोयल जी हैं, 160 अधिकारियों की सूची, उन्होंने वो 160 अधिकारियों की सूची भी दे दी थी। मैं ये पूरा प्रकरण इसलिए उठा रहा हूं कि जब इन याचिकाओं को संविधान पीठ बैठ के सुनवाई कर रही थी उस समय भी एक नियुक्ति इनके सामने में हुई और उसमें संविधान पीठ ने सरकार से सवाल भी पूछा कि जब अभी ये पूरा का पूरा मामले की हम लोग सुनवाई कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए उस नियुक्ति को सरकार ने टाल क्यों नहीं दिया, आखिर इस तरह से अपारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां क्यों हुई। तो सुप्रीम कोर्ट को और समझ में आ गया कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया समुचित नहीं है, स्वच्छ नहीं है। देखिए बार बार लोकतंत्र में देखिए मैं बार बार कहता हूं कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, निष्पक्षता केवल होनी नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्षता दिखनी भी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन विपक्षी नेताओं पर कठोर कार्रवाई करता है बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के लोगों से भी गड़बड़ी हो तो उनकी हनक, उनका रवैया, उनकी कठोरता उसी प्रकार से होनी चाहिए जो कहीं कहीं नहीं दिखती थी। काफी दबाव में आके कुछ आप अगर पुराने चुनाव को याद करेंगे तो कहीं कहीं पे जो है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर आता था, नहीं तो इलेक्शन कमीशन लगातार सवालों के दायरे में था। कई बार तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है कि लगातार मीडिया के दायरे में ये भी चीजें हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्रियों के रैलियों के शेड्यूल के हिसाब से भी जो है कि इलेक्शन कमीशन जो है कि वो चुनाव आचार संहिता की घोषणा करता था, तिथियों की घोषणा करता था, क्या उनके सभी रैली निपट जाए, तमाम तरह की चीजें, ऐसे कई सारे आरोप पिछले वर्षों में लगने शुरू हो चुके थे। इसलिए भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारतीय लोकतंत्र की प्रतिबद्धता के लिए अगर मैं कहूं ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है, तो ये कहीं से भी अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट हाल के समय में जिस तरह से काफी सुपर एक्टिव हुई है, लगातार जो है कि एक से एक संवैधानिक निर्णयों को दे रही है। हम कई सारे निर्णयों को हम लोग यहाँ पे चर्चा भी करते हैं और आगे भी चर्चा करेंगे। उस दृष्टि से इसको हम लोग कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सा निर्णय है, क्योंकि अगर हम लोग ये कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश चुनाव व्यवस्था के कारण कहते हैं, और उस चुनाव को कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। वैसे स्थिति में
अगर हमारे निर्वाचन आयुक्त ही सही नहीं होंगे, वो मजबूत नहीं होंगे, तो फिर तो ये पूरे मामले जो है कि उसके ऊपर स्थितियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए अब्राहम लिंकन, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में हम लोग देखेंगे कि अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी टिप्पणी को भी शामिल किया गया। उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। ये काफी एक तरह से कॉमन नारा है। तो वो चीज होने के लिए बहुत प्रमुखता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मजबूत हो। ये काफी दूरगामी फैसला है और इसके बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन संपूर्ण देश को नजर आएगा। धन्यवाद मित्रों।